हेलो एंड वेलकम टू डीआरएस टॉपर्स लाइव। मैं इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत करने जा रहा हूँ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया की, जिसमें मैं पहला टॉपिक कवर करूँगा एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर लेता हूँ, क्योंकि हमें एक कोर्स कंप्लीट करना है। तो हमारा किस तरीके से हम कोर्स कंप्लीट करेंगे, क्या क्या हम चीज़ को कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ को नेगलेक्ट करेंगे, तो ये सारी बातें कर लेते हैं। देखिए, हिस्ट्री को पढ़ते हुए ना कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं, बहुत सारी डिटेल्स में चले जाते हैं। हम पीएचडी करने लगते हैं, मतलब एक ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा पढ़ने लगते हैं। तो हमें पीएचडी नहीं करनी किसी एक टॉपिक को, हमको एग्ज़ाम क्रैक करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए हमें टू द पॉइंट बात करनी है, फोकस करना है कि हमको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। और ये जो भी मिला पढ़ने लगे, जो भी टॉपिक मिला उसको बहुत ज़्यादा इंटरनेट पे सर्च करने लगे। देखिए, एक ही टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिविल सर्विसेज ये एक ओवरव्यू लेना चाहती है, एक आपको जनरल नॉलेज लेना चाहती है। एक सब्जेक्ट की जनरल का सेंस ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में ना जाएं कि किस टाइम पे क्या हो रहा था, और मतलब एक ओवरव्यू रहेगा। जिस तरीके से क्वेश्चन का सेटअप रहता है, मतलब अब तक जैसे क्वेश्चन आए हैं तो हम उसी के अराउंड बात करेंगे, बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम भटक जाते हैं और पता नहीं चलता कि कब हम टू द पॉइंट, मतलब तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं जो वीडियो बनाऊंगा, जैसे मैंने अभी एक टॉपिक लिया है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, इसमें मैं पुर्तगालों का आगमन सबसे पहले पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट हो जाने के बाद में मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अब तक आ चुके हैं, मतलब वो यूपी पीसीएस में आए हों, आईएएस में आए हों, मतलब यूपीएससी के पेपर में आए हों, बिहार पीसीएस में आए हों, वो क्वेश्चंस को मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट कराऊंगा। ये तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। ये इसमें सीरीज आप समझ लेंगे किस तरीके से जो भी इवेंट्स हुए थे, कौन गवर्नर आया था, उसने कौन सी पॉलिसीज़ को चलाया था, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया था। तो ये तो आप इसमें एक ओवरव्यू ले लेंगे। लेकिन जहाँ बात आएगी क्वेश्चंस की, तो मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा। अब तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि मैं लैंग्वेज कौन सी यूज़ करूँगा। देखिए, कंटेंट सारा आपको जो आपकी स्लाइड्स में दिखेगा वो इंग्लिश में होगा। मैं बोलूँगा हिंदी लैंग्वेज, तो आपको इसी तरीके से कोऑपरेट करना है मुझे। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं जो कवर करने जा रहा हूँ एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस, पोर्टुगीज इन इंडिया, और क्विज कैसे डिस्कवरी उनकी, मतलब क्विज फॉर डिस्कवरी, किस तरीके से वो शुरुआत करते हैं इंडिया की डिस्कवरी के लिए, फिर सी रूट को खोजना उनका, फिर ट्रेडिंग से पहले व्यापार से रूल की तरफ कैसे बढ़ते हैं, उनका स्टेट कैसा रहता है, और मुगल्स के साथ में रिलेशन, फिर डेक्लाइन और क्या सिग्निफिकेंस थी, ये सब बात करेंगे। टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से गवर्नर आते हैं, कौन कौन से और भी लोग आते हैं जो पुर्तगाली एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, मैं बेसिक पॉइंट अभी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, ये मेरा पहला वीडियो है और उसमें थोड़ा सा मतलब एक ओवरव्यू समझ लीजिए कि किस तरीके से हम समझते हैं चीज़ों को। अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री और हम एंशिएंट हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो ये एक हार्शली कहीं पर हार्ड एंड कोर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि हम किस तरीके से डिवाइड कर दें, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूटी। लोग कहते हैं कि मेरे को हिस्ट्री याद नहीं होती है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की शिकायत ये रहती है कि सर हम भूल जाते हैं हिस्ट्री। तो वो आप अगर कंटिन्यूटी में देखेंगे उस चीज़ को, अगर कंटिन्यूसली देखेंगे, जैसे कोई उसमें क्या रहता है कि कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं, कुछ माइनर इवेंट्स होते हैं। जैसे पुर्तगालियों का आगमन इंडिया में कब होता है? 1498 में। तो ये एक मेजर इवेंट हो गया, तो इस डेट को आपको याद करना पड़ेगा। सब्सिक्वेंटली एक और बड़ा मेजर इवेंट होगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसके बीच का आपको अंदाज़ा लग जाएगा फिर। तो इस तरीके से हमको हिस्ट्री को कंटिन्यूटी में पढ़ना है। लेकिन जो अब पढ़ने का तरीका जो बनाया गया है, जो हमारे फेमस हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने ये बनाया है कि जो एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस है उसको आप मॉडर्न हिस्ट्री में काउंट करेंगे, तो हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखिए, इंडिया का ट्रेड जो है ना रोमन एम्पायर से मतलब ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों के आने के बाद चला है, उससे पहले भी ट्रेड होता रहा है। लेकिन जब कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब गिर जाता है तो इनका रास्ता रुक जाता है ओटोमन टर्क्स के बाद में, तो और अरब्स की डोमिनेशन हो जाती है। तो इसके बाद में क्विस्ट फॉर डिस्कवरी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनकी भूख बढ़ जाती है कि एक नया रास्ता तलाशते हैं। तो उस नए रास्ते को तलाशने में वहाँ पर यूरोप में जो रेनेसांस हो रहा था, जो रेनेसां का पीरियड चल रहा था, एक्सप्लोरेशन का पीरियड चल रहा था, तो वो बहुत काम आता है। वहाँ पे शिप बिल्डिंग, नेविगेशन, मतलब जहाज़ बनाए जा रहे थे, और उनके अंदर एक ईगरनेस थी, इनके अंदर एक जिज्ञासा थी कि हम जो ईस्ट है, मतलब जो पूर्वी
दुनिया है उसमें हम जाएं और देखें कौन कौन से सी रूट है जिससे हम कनेक्ट हो सकते हैं ईस्ट इंडिया से या फिर ईस्ट वर्ल्ड से। इसी के साथ वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा हो चुका था भाई, लैंड का कल्टीवेशन अच्छे तरीके से हो रहा था, वहाँ पे हल बन गए थे, क्रॉप रोटेशन हो रहा था, मीट की सप्लाई बढ़ गई थी काफ़ी हद तक। तो उसके तहत क्या हुआ, जब मीट की सप्लाई बढ़ गई थी वहाँ पे मसालों की ज़रूरत पड़ती थी। मसालों की ज़रूरत के इसलिए पड़ती थी क्योंकि मीट के प्रिजर्वेशन के लिए वहाँ पे फ्रिज नहीं होता था, जैसे आज की डेट में आपके घर में फ्रिज होता है तो वहाँ फ्रिज नहीं होता था, रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं थी। इसलिए मीट को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें स्पाइसेस चाहिए होते थे, तो इसकी उन्हें एक ज़रूरत थी क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइसेस पे मिलते थे। और भी लग्जरी गुड्स में जैसे सिल्क, इंडिया में सिल्क का प्रोडक्शन होता था, तो वो सिल्क के बारे में सोचने लगे कि इंडिया जाया जाए। और भी कई सारे कारण थे वहाँ पे। जो वेनिस और जिनेवा जो थे वहाँ पे टेक्निकल एडवांसमेंट होते थे, लेकिन वो ऑटोमन तुर्क्स को काउंटर करने के लिए मतलब इतने बड़े नहीं थे, क्योंकि उनको काउंटर करना मतलब इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो टैरिफ लगाते थे उनके रास्ते में, तो नया रास्ता खोजना इनके लिए ज़रूरी था। और दूसरा जो वजह थी, ये जब तुर्क आ गए थे तो तुर्क के टाइम में इस्लाम बहुत ज़्यादा तरीके से जोग्राफिकल एक्सटेंट उसका बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको भी काउंटर करना था। तो इसी सब के बीच क्या होता है, एक बंदा होता है प्रिंस हेनरी। तो जो पुर्तगाली होता है प्रिंस हेनरी, जिसको द नेविगेटर भी कहते हैं, तो उसके अंदर बहुत जिज्ञासा होती है कि वो मुस्लिम डोमिनेशन को मेडिटेरियन से बाईपास करके, मतलब सरकमवेंट करके और चला जाए इंडिया, ठीक है, यूरोप को कनेक्ट करवा दे। तो वहाँ पे पोप निकोलस 5 होते हैं, वो उसको एक बुल देते हैं कि कहते हैं भाई आप जाइए और जो पूर्वी दुनिया है उसकी खोज करिए और इस्लामिक इन्फ्लुएंस है उसको भी काउंटर करिए और अपने ट्रेड को भी बढ़ाइए। तो लेकिन क्या होता है, जो प्रिंस हेनरी होता है वो अपने ड्रीम को फुलफिल नहीं कर पाता, उससे पहले ही मर जाता है। तो इसके बाद में कौन लोग आते हैं देखते हैं फिर। देखिए, जो जब ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो क्रिएट हुई थी ना, मैं अभी बता रहा था यूरोप में ऐसा ऐसा हो रहा था, वो पूरे यूरोप में हो रही थी। यूरोप का मतलब स्पेन में भी हो रही थी और पुर्तगाल में, मतलब पोर्टुगीज में भी हो रही थी। तो इन्होंने एक समझौती की थी, एक ट्रीटी की थी, ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस। तो इसका क्या मतलब था, देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि स्पेन इंडिया में क्यों नहीं आया, ठीक है। मैं स्पेन के लोग कभी भी इंडिया में नहीं देखने, स्पेनिश का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, स्पेनिश ब्राज़ील साइड में मिलती है। तो एक जगह है अटलांटिक सी में केप बर्डे, तो केप बर्डे के अगर वेस्ट साइड में जाएंगे तो स्पेनिश डोमिनेशन मिलती है, और केप बर्डे के ईस्ट साइड में जाएंगे तो पोर्टुगीज या फिर इंग्लिश या फिर डेंस, इन सब की डोमिनेशन मिलती है। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस 1497 में ही हो गई थी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था कि जो नॉन क्रिश्चियन वर्ड है उसको इधर वाला जो हो जाएगा स्पेन वालों को हो जाएगा, इधर वाला जो हो जाएगा पुर्तगालियों को हो जाता है, ठीक है। ये एक मतलब एक पॉइंट हो गया ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस के बारे में, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो। ठीक है, अब उसके बाद में बार्थोलोमेव डियाज आए थे या जो भी आए थे, और किस 10 साल रुके या 10 साल के बाद में कितने जहाज़ लेके आए, इस सब पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। उसके बाद में जो भी हुआ था, तो हमारे जो क्वेश्चंस निकलते हैं वास्को डी गामा से निकलते हैं। वास्को डी गामा किसके साथ आए थे, किसने हेल्प की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब्दुल माजिद जो थे वो उनके साथ आए थे, गुजराती पायलट थे, उन्होंने उनकी हेल्प की थी। और सबसे पहली बार कहाँ आए थे, कालीकट आए थे वास्को डी गामा। कब आए थे, 1498 में आए थे। और एक रूलर थे, हिंदू रूलर थे जमोरिन नाम के, उन्होंने उनका वेलकम किया था क्योंकि उनका भी उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, वो भी चाहते थे यहाँ पर कोई आए व्यापार के लिए। देखिए, अब मैं बात करने लगूँ कि यहाँ पे जैसे केप ऑफ गुड होप है, तो यहाँ पे केप ऑफ गुड होप तक ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊँ मुम्बासा कहाँ पर है, कालीकट इस रास्ते से है, तो ये पीएचडी करने का अपने बस मतलब इतना मतलब होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं नेगलेक्ट करता चलूँगा, इन सब चीज़ों को अभी मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे अगर आपको कुछ लगता हो कि हाँ ये नहीं बताया जा रहा, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। देखिए, पहले भी व्यापार होता था, पहले व्यापार में आपके अरब के लोग होते थे, या फिर अफ्रीका के लोग होते थे, या फिर जावा आइलैंड से काफ़ी व्यापार होता था इंडिया का। लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की कि मोनोपोलाइज कर दे, जो भी कॉमर्स होता है, जो भी ट्रेड होता है, उसको मोनोपोलाइज करने की बात नहीं की, और हाई प्रॉफिट की कभी बात नहीं की। लेकिन जो पोर्टुगीज आते हैं, पुर्तगाली आते हैं, तो उनका बेसिक पर्पज़ होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि वो 10 उससे पहले जो भी मसाले यहाँ से लेके जाते थे उस पर 10 गुना मतलब 10 गुना कीमत देते थे, और जो कि मिडिल मैन्स होते थे मुस्लिम्स, उनको मुस्लिम्स को 10 गुना
पैसा देना पड़ता था, तो उसको सरकमवेंट करना था और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना था। तो इनके ये दो मेन मोटिव थे। देखिए ये इस तरीके की मतलब बॉक्सेस दे रखे होते हैं, लो इस बॉक्सेस में पढ़ना ज़्यादा होता है लेकिन काम की चीज़ होती है। मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या था कि जब ये पुर्तगाली जो थे ना इंडिया को कनेक्ट कर देते एक नए सी रूट से, मतलब केप ऑफ गुड होप होके, मतलब अफ्रीका को सरकमवेंट करके, मतलब रेड सी के रास्ते से ना होके अफ्रीका के नीचे से होके, तो ये इंडिया को कनेक्ट कर देता है यूरोप से एक नए तरीके से, नए सी रूट से। तो ये एक वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नया इवेंट होता है, मतलब इसके बारे में जो हिस्टोरियंस होते थे हेरोडोटस वगैरह सोचा करते थे, ठीक है। तो ये चीज़ पुर्तगालियों ने 1498 में पूरी करी थी। तो वास्को डी गामा के बाद में आते हैं जो फेमसली नोन है पोर्टुगीज हैं, वो हैं कैब्रल, ठीक है। तो कैब्रल आते हैं 1500 में। 1500 में क्या होता है, उनके साथ में एक इंसिडेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग उनके मारे जाते हैं। फिर क्या करते हैं वो अरबियंस के जो अरब लोग होते हैं उनके मर्चेंट शिप होते हैं उनको सीज कर देते हैं और वहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लोगों को मार देते हैं, मतलब 100 सैकड़ों लोगों को मार दिया जाता है। और कालीकट जो जगह थी जहाँ पे सबसे पहले वास्को डी गामा आए थे, वहाँ पे बॉम्बार्ड मतलब बहुत सारे बॉम्ब वगैरह फेंकते हैं क्योंकि इनके पास तोप थी, तोप इनकी शिप्स पे लदी हुई होती थी, जो कि इनका एक एडवांस पॉइंट था। तो फिर ये सब करने के बाद में लेटर क्या होता है, कैब्रल जो होते हैं एक एडवांटेजियस ट्रीटी भी करते हैं वहाँ के लोकल रूलर से, जैसे जमोरिन थे वहाँ पे या फिर जो भी और भी लोग थे उनके साथ में ट्रीटी करते हैं। और कोचिन और कन्ननौर एक जगह है, अभी मैं मैप पे इसको दिखा दूंगा क्योंकि जो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो हमको देख लेनी चाहिए कि कौन सी जगह कहाँ पर है। अभी कोचिन में क्योंकि इनका पहला सेटअप बनता है, ये सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर पुर्तगाली सबसे पहली बार आए थे, तो कोचिन में आए थे। फिर उसके बाद में कन्ननौर में, ये शुरुआती दौर में कन्ननौर और कोचिन में सेटअप इन्होंने फैक्ट्री कर ली थी। तो उसके बाद में 1498 में आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा फिर उसके बाद में 1501 में आते हैं। 1501 में फिर जमोरिन के साथ में मतलब एक फेरोशियस हॉस्टिलिटी, एक दुश्मनी भी दिखाते हैं, एक डर भी पैदा करते हैं और उसको लालच भी देते हैं। तो इस सब में फंसा के जमोरिन से वहाँ पे एक एग्रीमेंट करवाते हैं जिसके तहत कन्ननौर में एक फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होता है। और ग्रेजुअली क्या होता है कि कालीकट में, कन्ननौर में और कोचिन में इन जगहों पर यहाँ पर फैक्ट्री का सेटअप हो जाता है पुर्तगालियों के लिए। तो भाई इस मैप में देख लेते हैं कि होता किधर है कन्ननौर और कोचिन। ये दिमाग में कभी कभी आ जाता है कि कन्ननौर और कोचिन किधर है, तो ये तो भाई कालीकट है जहाँ पे पहली बार आए थे। और कन्ननौर ऊपर है, कोचिन नीचे है, मतलब ये अगर नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं, ये नॉर्थ टू साउथ, तो कन्ननौर ऊपर आता है और फिर इसके नीचे कालीकट आता है, फिर कोचिन आता है, ठीक है। तो कोचिन नीचे कालीकट, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद में क्या होता है, फ्रांसिस्को द अल्मीडिया को गवर्नर बनाया जाता है। तो ये फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगल होता है, मतलब पुर्तगालियों के पहले गवर्नर होते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पुर्तगालियों के पहले गवर्नर कौन थे। तो इनको 3 साल के टर्म के लिए बनाया गया था और इनका काम था जो भी रास्ते थे जो मुस्लिम ट्रेड करते थे जहाँ से, उनको ब्लॉक करना, उनको काउंटर करना। जो गल्फ ऑफ अडेन यमन के पास में, हॉर्मुज जो है आपका पर्शियन खाड़ी में, पर्शिया की खाड़ी में, और सी ऑफ मलक्का जो है, मलक्का आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के पास है, जहाँ से भी ट्रेड होता था उसको काउंटर करना है, मतलब मुस्लिम ट्रेड को काउंटर करना है। तो ये टास्क दिया गया था फ्रांसिस डी अल्मीडिया को। इसके तहत ये ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आते हैं, देखते हैं वो क्या होती है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी का क्या मतलब होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी में ये कहते हैं कि अगर अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लिया तो हम इंडियन ओशियन को कवर कर लेंगे। अगर हम इंडियन ओशियन को कवर करना है तो जो भी शिप बिल्डिंग है, कंपास की जो भी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है उसमें हमको इनोवेशन करना होगा, ठीक है। तो ये फ्रांसिस डी अल्मीडिया का मानना था। उसके साथ साथ इन्होंने एक और काम किया था कि कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम का मतलब ये था कि अगर आप एक तरीके से कस्टम ड्यूटी या फिर टैक्स लेने लगे थे, क्योंकि इन्होंने अपने नेवल बेसिस जगह जगह पे बना दिए थे कि यहाँ से शिप निकलेगा तो यहाँ आएगा और यहाँ रुकता है तो यहाँ से हम टैक्स लेंगे, तो इसको कार्टेज सिस्टम कहा गया। तो इसलिए पोर्टुगीज को मास्टर बनना था इंडियन ओशियन का, तो ये सब सिस्टम का सेटअप करना शुरू किया था फ्रांसिस डी अल्मीडिया ने। तो फ्रांसिस डी अल्मीडिया के बारे में क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने शुरुआत की, किसकी देन थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो फ्रांसिस डी अल्मीडिया की देन थी ब्लू वाटर पॉलिसी। तो उसके बाद में अल्मीडिया के बाद में आते हैं अल्फोंसो। अब आपको ये भी याद रखना है कि
क्रोनोलॉजिकली कौन किसके बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले वास्को डी गामा, फिर कैब्रल, फिर अल्मीडिया, फिर उसके बाद में अब आप पढ़ लें अल्फोंसो डी अल्ब्यूक्यू करके। तो ये जो है ना, अल्ब्यूक्यू करके मतलब थोड़ा सा पुर्तगाली में ये नाम होगा तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है प्रोनाउंसिएशन में। तो ये रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं इस एम्पायर के, ठीक है। जो पुर्तगालियों का यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट होता है तो उसके ये रियल एम्पायर कहलाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो था, जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था इंडियन ओशियन का, जिसकी अल्मीडिया ब्लू वाटर पॉलिसी में बात करते थे, तो उसको इन्होंने रियल में मतलब खड़ा किया था, उस एम्पायर को रियल में इस्टेब्लिश किया था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बनाए। स्ट्रॉन्ग होल्ड्स का मतलब यहाँ पे नेवल बेसिस, अपनी मिलिट्री आर्मी, जो भी लोग थे वहाँ पे ईस्ट अफ्रीका की कोस्ट पे, जहाँ से एक रास्ता था वहाँ पर रेड सी से, अगर रेड मतलब जो लाल सागर है वहाँ से अगर आप आ रहे हैं उधर, हॉर्मुज़ मतलब पर्शियन गल्फ के साइड में, पर्शियन की खाड़ी में, मालाबार मतलब इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे मतलब पश्चिमी तट पे, और मलक्का मतलब इंडोनेशिया के पास में, इन्होंने लोग बिठा दिए अपने आर्मी की फॉर्म में या फिर मिलिट्री की फॉर्म में। तो इस तरीके से इन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू कर दिया, शिप बिल्डिंग में इन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इनोवेशन शुरू कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या था, जैसे ये प्लैंक दिखा रहा है ना, इसमें प्लैंक्स दिखा रहा है, तो इनके पास में एक वो था, मतलब एक प्लस पॉइंट ये था कि जो पुर्तगाली होते थे वहाँ तो टिम्बर की लकड़ी पाई जाती थी, लेकिन अरब जो होते थे, मतलब अरब या फिर मुस्लिम रूलर से मतलब यहाँ पर है तुर्क का मतलब उस्मानी तुर्क, जो शुरुआत हुई थी उस्मानी तुर्क 1453 हमने पढ़ा था। तो उनके पास में ये लकड़ी उकड़ी की सुविधा नहीं थी, तो वो इनसे हार इसलिए खा रहे थे, ठीक है। अच्छा, बात आती है अल्बुक्यर्क की, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली राजा था जिसने सती सिस्टम को ख़त्म किया था, ये सती सिस्टम को बैन किया था। तो वो भाई अल्बुक्यर्क ही थे, जिसको रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगाल एम्पायर कहा जाता है। देखिए मैंने इस डायग्राम में दिखा भी दिया, यहाँ पे लिख भी दिया है। और उसके बाद में इन्होंने अल्बुक्यर्क के टाइम में क्या होता है, 1510 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोवा को किसने एक्वायर किया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क ने गोवा को लिया था अपने अंडर लिया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से। और सुल्तान ऑफ बीजा के ये जो प्रिंसिपल पोर्ट था, ये बहुत मुख्य पोर्ट था गोवा उस टाइम पे। तो इसके आने के बाद में ये कहा गया कि इंडिया का कोई भी हिस्सा यूरोपियन को चला गया है अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद में। अलेक्जेंडर द ग्रेट इंडिया में आए थे 323 BC में, और पुर्तगाली अब आए हैं 1510, मतलब 1500-1800 साल बाद में, ठीक है साहब। तो अब यूरोपियंस के पास में इंडिया का कोई भी हिस्सा, कोई टेरिटोरियल एरिया इंडिया का चला गया है यूरोपियंस के बाद में, यूरोपियंस के पास में। तो ये पहला हिस्सा कौन सा गया था, ये गोवा का गया था। किससे गया था, सुल्तान ऑफ बीजापुर ने दिया था। कब दिया था, 1510 में दिया था। किसने लिया था, अल्फोंसो डी अल्बुक्यर्क ने दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सती वाला पॉइंट मैं अभी आपको बता ही चुका हूँ। तो अब अल्बुक्यर्क का विजन जो होता है ना, यहाँ पे परमानेंटली इस्टेब्लिश करने का होता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि आप शादी करो लोकल वीमेन से शादी करेंगे तो यहाँ के आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अच्छा, इनको गोवा में और नदर्न प्रोविंसेस में इन्होंने क्या किया था कि जो विलेज लैंडलॉर्ड्स होते थे उन्हें अपने आदमी बनाते थे। तो अपने आदमी, आपने एक नाम सुना होगा ब्लैक टाउन्स। तो ये खुद तो महलों में रहते थे, इन्होंने अपने लिए कहीं ना कहीं बाद में फोर्ट्स ये बनवाना शुरू कर दिए थे। लेकिन ब्लैक टाउन्स में कौन रहते थे, विलेज लैंडलॉर्ड रहते थे। विलेज लैंडलॉर्ड को क्या करना होता था, वहाँ पे जो भी खेती होती तंबाकू की या कैशू नट की, तो बेटर प्लांटेशन के लिए इनकी भी व्यवस्था इन्होंने कायम की थी। और इन द सिटीज सच एज गोवा और कोचिन, तो वो वहाँ पर गोवा और कोचिन में मतलब जो मास्टर क्राफ्टमैन्स होते थे, आर्टिजन होते थे, तो काम करने वाले लोगों को यहाँ पर इन्होंने सेटल किया था। तो अल्फांसो डी अल्बुक्यर्क के बाद में कौन आता है, नीनो द कूना, ठीक है। अब ये क्रोनोलॉजी याद रखना आप, कौन किसके बाद आता है। तो नीनो दी काना आते हैं 1529 में। 1529 में यहाँ के ये गवर्नर बनते हैं। इनका सबसे पहला काम क्या होता है, ये कोचीन से गोवा को अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देते हैं। भाई ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने अपना हेडक्वार्टर पुर्तगाली एम्पायर का कौन से गवर्नर ने ये हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया था, ठीक है। उसके बाद में आते हैं बहादुर शाह जफ़र की कन्फ्लिक्ट हो जाती है हुमायूं से। और जब हुमायूं से इनकी कन्फ्लिक्ट होती है तो ये पुर्तगालियों से मदद लेते हैं। उसके बाद में
इसके बदले में इनको बसीन का आइलैंड देना पड़ता है। तो ये किसके टाइम में बसीन का आइलैंड लिया जा रहा है? ये नीनो द काना के टाइम में लिया जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे इन्होंने दीव आइलैंड है जो आज के टाइम में यूनियन टेरिटरी है, उसके को भी देने की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद में इसके बाद में क्या होता है, जब बहादुर शाह की कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो ये निगोशिएशन के लिए बुलाते हैं। किसे बुलाते हैं? बहादुर शाह को बुलाते हैं। कहाँ पर? शिप पे बुलाते हैं। तो शिप पे आने के बाद में ये निगोशिएशन वगैरह नहीं करते हैं, उसको मार देते हैं, ठीक है। और उसी के बाद में नीनो द कुना क्या करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। बंगाल में ये हुगली जो जगह है, हुगली में अपना हेडक्वार्टर बनाने की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम्स में कि पुर्तगाली पहले तो वेस्टर्न कोस्ट पे आए थे, तो ईस्टर्न कोस्ट पे अपना इन्फ्लुएंस किसके टाइम में बढ़ाना शुरू करते हैं? तो ये नीनो द कूना के टाइम में बढ़ाना शुरू किया जाता है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये तो हमने जो गवर्नर थे वो हमने कवर कर लिए, लेकिन अब क्या है, अब हम देखते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशंस थी पुर्तगालियों के लिए वो क्या थी। देखिए, जो गुजरात के अलावा बहुत सा एरिया इंडिया का, मतलब जो नदर्न एरिया था, वो स्मॉल पावर्स में डिवाइडेड था। नीचे की बात करें तो बहामनी किंगडम डी मतलब स्मॉलर किंगडम में डिवाइडेड था। अच्छा, चाइना की इम्पीरियलिज्म की बात करें तो उनके जो एम्स थे बहुत पैटी थे, मतलब छोटे एम्स रखते थे, और उनका शिप बिल्डिंग भी इस साइज़ की नहीं थी। अच्छा, बात करें अरेबियन मर्चेंट्स की, तो अरेबियन मर्चेंट्स की जो नेवी थी या फिर आर्मी थी वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी जितनी पुर्तगालियों की थी। और पुर्तगालियों का एक मेजर एडवांसमेंट ये था कि वो अपने जहाज़ों पे तोप लेके चलते थे, मतलब अटैक कर देते थे पानी के बीच में से, मतलब पानी बीच में और धरती पर अटैक कर दिया। तो ये इनका एक बहुत बड़ा मेजर पॉइंट। देखिए, जंग जब लड़ी जाती है तो उसमें एक एक चीज़ बड़ा ज़्यादा रोल अदा कर देती है। तो ये इनके शिप्स के ऊपर कैनन का लदा होना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा माना गया हुआ, ठीक है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस थी पुर्तगालियों के लिए। तो पोर्टुगीज स्टेट का नेचर क्या रहा था? सबसे पहले तो एक कंपनी बनी थी, एस्तादो पोर्टुगीज द इंडिया स्टेट ऑफ पोर्टुगीज, इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैनी ऑफ द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड कम, तो जो कोस्टल पार्ट था वास्को डी गामा के अंदर आने के बाद ही वो इनके अंडर में आ गया था, मतलब पोर्टुगीज के अंडर में आ गया था। तो 60 माइल्स, ठीक है, मतलब ये करीब करीब हो जाएगा 70-80 किलोमीटर के बराबर गोवा के अराउंड, मतलब गोवा के अंदर तक जाएं तो ये पुर्तगालियों के अंडर आ गया था, ठीक है। तो मुंबई से लेकर दमन दीव तक इनके अंडर में आ चुका था। अच्छा, साउथ इंडिया में बात करें, मुंबई से नीचे जाके बात करें, देखिए आपका मैंगलोर में इनका पोर्ट था, उसके बाद में कन्नौर में, मतलब लास्ट टाइम में बात कर रहे हैं। फाइनली कोचिन में, कालीकट में इन्होंने कई सारे ट्रेडिंग पोस्ट बना दिए थे, जिसको फैक्ट्री कहते थे, ट्रेडिंग फैक्ट्री कहते थे। फैक्ट्री का मतलब होता है सामान को कलेक्ट करके रखना, फिर उसके बाद में उसकी शिपिंग होती थी। तो एक था सेंथोम में जो है इन्होंने एक मिलिट्री पोस्ट बनाई थी जो कि चेन्नई के पास था, ठीक है। फिर नागापट्टनम मतलब ये थे, ये मैप है, तो नागापट्टनम ऊपर वाली साइड में, उसके नीचे सेंथोम्स नीचे वाली साइड में। और फिर उसके बाद में इनवॉइस एंड एम्बेसडर्स वर एक्सचेंज बिटवीन द गोवा एंड, तो बहुत सारे इनके इनवॉइस होते थे और एम्बेसडर्स होते थे जो मेजर किंगडम्स थे इंडिया में, वहाँ पे अपनी बात करने जाते थे। एक्सचेंज इन्होंने शुरू कर दिया था, कहीं ना कहीं सेटअप शुरू कर दिया था अपने एम्पायर का। और अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे पहली बार यही आते हैं और सबसे लास्ट में ही यही जाते हैं। देखिए 1961 में दमन और दीव को रिकैप्चर्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें एक बात समझ में क्या आ रही है, एक तो फर्स्ट यूरोपियंस थे ये जो यहाँ पर आते हैं, तो ये क्रोनोलॉजी भी हमको याद रखना है कि कौन सबसे पहले आया था, कौन सबसे बाद में आया। तो मैं अभी एक डिस्क्लेमर ये दे रहा हूँ, ये पुर्तगाली सबसे पहले आया, फ्रेंच सबसे बाद में आया, ठीक है। अब इसको भी मैं क्वेश्चन के रूप में सब दिखा दूंगा आपको, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा, उसमें सब अब मिल जाएगा आपको। तो पुर्तगाली एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होता था? तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो हेड होता था शुरुआत में वाइसराय होता था, उसके बाद में गवर्नर हो गया था, ठीक है। तो 3 साल के लिए होता था, उसके साथ में सेक्रेटरी होते थे। फिर उसके बाद में वेदर द फजांडा, वो जो है रेवेन्यू कलेक्शन, मतलब जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो उसके अंडर में आता था। और कार्गोज और शिप्स की फ्लीट आती रहती थी, मतलब शिप्स का आना जाना लगा रहता था। और फोर्ट्रेस फ्रॉम अफ्रीका टू चाइना, जो अफ्रीका से लेकर चाइना तक जो भी किले होते थे वो कैप्टन्स के अंडर में होते थे, और कैप्टन को असिस्ट कौन करते थे? फैक्टर्स असिस्ट करते थे। तो ये लोग थे, मतलब उनके नाम रख दिए थे, एक डेजिग्नेशन दे दिया था।
तो फाइनली अब टाइमलाइन देख लेते हैं किस तरीके से राइज एंड फॉल होता है पोर्टुगीज़ का। तो वास्को डी गामा कब आते हैं? वास्को डी गामा आते हैं 1498 में। तो ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन डेट्स में जो भी हुआ, अगर पुर्तगालियों का आगमन हमको समझना है या फिर जो मेजर इवेंट्स को समझना है, तो वो बहुत, उसके लिए ये चार्ट बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, पहला यहाँ पे पहला इस्टेब्लिशमेंट बनता है, पोर्टुगीज फोर्ट बनता है। कहाँ पे बनता है भाई? कोचीन में बनता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेकेंड पोर्टुगीज फोर्ट फिर कन्नानौर में बनता है, ठीक है। और उसके बाद में डिफीट ऑफ द कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात। अब ये जो है ना, गुजरात को और इजिप्ट को और जमोरिन जो लोकल राजा होता है उस टाइम पे कालीकट का, उसको अल्मीडिया हरा देता है, ठीक है। कब हराता है भाई? ये 1509 में। 1510 में भी एक मेजर इवेंट होता है। क्या होता है भाई? जो गोवा होता है ना, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट होता है वहाँ पे बीजापुर सुल्तान का, उसको अल्फांसो डी अल्बुर्के अपने अंडर में ले लेता है। उसके बाद में 1530 में क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज अ पॉलिटिकल कैपिटल। तो ये गोवा जो होती है, ये किसके टाइम में होती है? ये नीनो द कूना के टाइम में होती है। नीनो द कूना कब आ गए थे? ये 1529 में आ गए थे, ठीक है। तो उसके बाद में सब्जुगेशन की बात आती है दीव की। दीव भी इनके अंडर में चला जाता है। फिर दमन, पहले दीव जाता है फिर दमन जाता है, ठीक है। उसके बाद में साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब जो साउथ ईस्ट एशिया है, जो आसियान कंट्रीज आज की डेट में, तो वहाँ से इनको निकाल दिया जाता है। कब निकाला जाता है भाई? 1596 में। तो इनका डिक्लाइन शुरू होता है वहाँ से। अच्छा, सूरत का जो एरिया होता है वो ये अंग्रेज़ों का हार जाते हैं। अब ये डिक्लाइन का पार्ट है इनके। तो ये 1612 में इंग्लिश को अपना सूरत वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया था यहाँ पर, तो वो हार जाते हैं। उसके बाद में डच विन ऑल पोर्टुगीज फोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट टू आउट द पोर्टुगीज। तो उसके बाद में डच आ जाते हैं और डच 1663 तक इनको ख़त्म कर देते हैं इंडिया से, और कुछ इलाकों पे रहने देते हैं। वहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस या फिर कुछ तरीके की ट्रीटी होती हैं कि साहब आपको हम अब हमें रहने दीजिए और हम बने रहेंगे और आपके इंटरनल मैटर्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसमें ये चीज़ आप नोट कर लेना, ठीक है। ये चीज़ मैं अभी यहाँ से, ये जो मैंने बनाई है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।